Hello student, welcome all of you. Good morning. स्टूडेंट 10th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन संसाधन और विकास आज हम शुरू कर रहे हैं। संसाधन और विकास लेसन में हम पढ़ेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों का महत्व क्या है और संसाधनों का विकास कैसे किया जा सकता है, संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं। इन सभी बातों का अध्ययन हम इस लेसन में करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है और कौन सी चीज़ें संसाधनों के विकास में भूमिका निभाती है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, जिसको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह संसाधन है। यानी कि वो वस्तु जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिसको हम बना सकते हैं, जिसको हम आर्थिक रूप से खरीद सकते हैं, आर्थिक संभाव्य, और वो हमारे समाज में मान्य होती है, ऐसी वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है। यानी कि जो चीज़ें प्रकृति में है, यानी कि संसाधन क्या हुए, प्रकृति में प्राप्त होने वाले पदार्थ हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, आर्थिक रूप से संभाव्य होते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उनको निर्मित किया जा सकता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, भौतिक पर्यावरण यानी कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं और मानव, ये सभी मिलकर के वस्तुओं का रूपांतरण करते हैं, यानी कि नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास में की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। मानव जो है वो प्रौद्योगिकी के साथ काम करता है, प्रकृति के साथ काम करता है और आर्थिक विकास को तेज करने के लिए प्रकृति की में जो चीज़ें हैं उनका दोहन करता है और अपने लिए उनको संसाधन में निर्मित करता है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार मानते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो संसाधन हैं प्रकृति के उपहार हैं, यानी कि फ्री गिफ्ट हैं जो हमें दिए गए हैं नेचर की ओर से, लेकिन ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधनों को बनाने में मानवीय क्रियाएं लगती। मानव समय संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पर्यावरण के साथ जब मानव क्रिया करता है तो उनको संसाधनों में बदल लेता है और उनका प्रयोग करता है। इन संसाधनों का वर्गीकरण, ये जो सारे संसाधन हैं, इनका हम कुछ आधारों पर वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैव अजैव। समाप्यता के आधार पर होते हैं नवीकरणीय अनवीकरणीय। समाप्ति के आधार पर होते हैं व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के आधार पर हो सकते हैं संभाव्य, विकसित, भंडारण और संचित कोष। ये संसाधनों को वर्गीकृत करने की कैटेगरी है, जिसमें 4 भागों में हम उनको वर्गीकृत करते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। तो देखते हैं इनको किस प्रकार से। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर आते हैं जैव संसाधन, यानी कि इनकी उत्पत्ति के आधार का मतलब है इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। जैव संसाधन, ये इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है। इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। यानी कि ये संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है उनको जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य है, प्राणी है, पशु पक्षी हैं। उसके बाद अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें हैं, धातुएं हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सारी क्या हैं, संसाधन के रूप में है, क्योंकि चट्टानों का हम उपयोग करते हैं, धातुओं का उपयोग करते हैं, लेकिन वो उनमें जीवन नहीं है, अजैव हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर कौन से होते हैं, जैव और अजैव। जैव जिनमें जीवन पाया जाता है और अजैव जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, निर्जीव होते हैं, वो अजैव कहलाते हैं। अब है समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। समाप्यता के आधार पर जो संसाधन हैं, सबसे पहला उनका प्रकार है नवीकरण योग्य संसाधन। ये वे संसाधन है जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। नवीकरण का मतलब होता है उनको दोबारा से उत्पन्न किया जा सकता है, नया किया जा सकता है, नवीकरणीय होते हैं। भौतिक या रासायनिक क्रियाओं से किसी भी प्रकार से हम उनको बना सकते हैं और पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी इनको कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, जीव इत्यादि, ये जो सारी चीज़ें हैं,
सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जब भी आएगा हम फोटोवोल्टिक टेक्निक से उसको ऊर्जा में बदल लेंगे। तो ये कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन हैं जिनको हम नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों के सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार के जो संसाधन हैं उनको सतत और प्रवाह संसाधन भी कहते हैं। सतत का मतलब जो हमेशा बने रहते हैं, प्रवाह का मतलब धारा प्रवाह, जिनकी कभी भी कमी नहीं आती। तो वो संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? नवीकरणीय, जिनको पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नया किया जा सकता है। अब है अनवीकरणीय संसाधन। इन संसाधनों का प्रयोग विकास एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है, यानी कि ये एक बार समाप्त होने के बाद बहुत लंबे समय बाद पुनर्निर्मित होते हैं और नहीं भी होते हैं, तो इनको बहुत सारे लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो इनकी संभावना ना के बराबर होती है। तो इसलिए इनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पुनर्चक्र धातुएं होती हैं, जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वे एक बार प्रयोग के बाद जो दोबारा है उनको नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगले हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। सबसे पहले संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिनके बदले वे सरकार को लगान देते हैं। गांव में बहुत से भूमि के लोग स्वामी होते हैं, बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। शहरों में लोगों के पास भूखंड है, घर जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चरगाहे, तालाब, कुएं इत्यादि जल संसाधनों के निजी स्वामित्व के उदाहरण है। यानी कि व्यक्तिगत संसाधन का मतलब है जो किसी व्यक्ति की संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति की संपत्ति है। जैसे गांव में किसानों के पास ज़मीनें होती हैं तो वो उन व्यक्तियों की होती है या उस परिवार की होती है, तो इसलिए उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। शहरों में जो लोगों के पास घर होते हैं, भूखंड होते हैं, वो उनकी संपत्ति होती है। इसका मतलब व्यक्तिगत संसाधन का मतलब जो संसाधन किसी व्यक्ति विशेष के होते हैं उन्हें हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं और इनका स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वो होते हैं जो एक व्यक्ति के होते हैं। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। सारे समुदाय के लोग, यानी कि बहुत सारे लोग कम्युनिटी में जिसको उपयोग में लाते हैं। गांव में शामलात भूमि है, तालाब है, सार्वजनिक पार्क है, पिकनिक स्थल है, खेल का मैदान है, क्योंकि इनको सभी लोग यूज करते हैं, इसलिए ये सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। तो स्वामित्व के आधार पे कौन से हुए? एक तो इंडिविजुअल और दूसरा स्वामित्व, सामुदायिक स्वामित्व। यानी कि एक तो व्यक्तिगत होते हैं और दूसरे सभी समुदाय के जिनको उपयोग में ला सकता है वो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय है। देश की सरकार का उन पर कानूनी अधिकार है। व्यक्तिगत संसाधनों को आम जनता के हितों में अधिकृत कर सकती है। यानी कि जो देश में जितने भी संसाधन हैं तकनीकी तौर पर वो सरकार के हैं और देश के संसाधन हैं, उनको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेलवे लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी होती है। यानी कि जो व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेत होते हैं, खेत किसी न किसी व्यक्ति के होते हैं और वहाँ पर सड़कें बनी होती है उनके बीचों बीच। तो वो क्यों होती है? क्योंकि सरकार जो है वो राष्ट्रीय संसाधन है, उनको ले सकती है उन लोगों से, उनको उसके बदले में वो पैसे दे देती है। स्वामित्व उनका जो है वो राष्ट्रीय होता है। शहरी विकास प्राधिकरण जो है सरकार से भूमि अधिग्रहण करते हैं। सारे खनिज, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरों के क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी कि जिन क्षेत्रों में समुद्र की सीमा लगती है किसी भूभाग से किसी देश की, तो उसमें समुद्र के अंदर 12 मील तक यानी कि 19.2 किलोमीटर तक जितने भी संसाधन होते हैं वो सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे समुद्री इलाकों में मछली पालन होता है, नौकायन होता है, कई बार तेल, प्राकृतिक गैस भी वहाँ से निकाली जाती है, तो वो कौन से संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन है। स्वामित्व के आधार पे हुए तीसरा नंबर राष्ट्रीय संसाधन। पहले व्यक्तिगत, दूसरे सामुदायिक, तीसरे राष्ट्रीय संसाधन। चौथे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा के 200 किलोमीटर दूर तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है जो समुद्री क्षेत्र होता है जिसमें आर्थिक दोहन किया जा सकता है। तो समुद्र का सीमा जहाँ पर किसी देश की लगती है भूमि, उस भूमि से जहाँ से समुद्र शुरू होता है उसमें 20 किलोमीटर तक तो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, और उस 20 किलोमीटर से आगे 200 किलोमीटर की दूरी तक, 20 किलोमीटर से आगे 200 किलोमीटर की दूरी तक जो भी संसाधन पाए जाते हैं उन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा उसकी सहमति लेकर के उनको उपयोग
किया जा सकता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो ये संसाधन हुए आपके स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब है विकास के स्तर के आधार पर संभाव्य संसाधन। विकास के स्तर का मतलब है कि संसाधनों का विकास किस अवस्था में है। ये वे संसाधन है जो किसी क्षेत्र में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी रेगिस्तान, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, किंतु इनका सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है। यानी कि विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन उनको कहते हैं जिनके संसाधनों की संभावना है लेकिन उनको अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया। जैसे भारत के पश्चिमी भागों में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की बहुत सारी संभावनाएं हैं गुजरात और राजस्थान में, लेकिन उसका उतना उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो वो संभावित संसाधन है, क्योंकि वहाँ पर है संसाधन लेकिन उनका उपयोग नहीं है। संभावनाएं तो है लेकिन उपयोग नहीं हो रहा, उनको संभावित संसाधन कहते हैं। अगला है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, यानी कि जिनको विकसित कर लिया गया है, जिनकी गुणवत्ता हमें पता है कितनी गुणवत्ता है और उनका उपयोग भी किया जा चुका है, मात्रा भी उनकी निर्धारित हो चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। जितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है उतना ही हम उनका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता निर्धारित होती है, उनके जो मात्रा है वो हमें पता होती है। जैसे पेट्रोलियम के कितने भंडार भारत में है, इनको फाइंड आउट कर लिया गया है, तो वो कौन से है, विकसित संसाधन है। चौथा होता है भंडारण। पर्यावरण में उपलब्ध वो पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं। भंडारण में वो संसाधन शामिल होते हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं लेकिन उनको निकालने की टेक्निक हमारे पास अभी नहीं है। भंडारण में शामिल है, उनको हम भंडारण कहते हैं। उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, परंतु इस उद्देश्य से उसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास तकनीकी ज्ञान नहीं है। जल जो है उसमें दोनों जो गैसें होती हैं वो ज्वलनशील होती है, ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होता है, लेकिन हमारे पास उसको निकालने की टेक्निक नहीं है, तो इसलिए हम उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाते और ऐसे संसाधनों को हम भंडारण में शामिल करते हैं। ना ही तो ये विकसित संसाधन है ना ये संभावित संसाधन है, बल्कि इनका भंडार हमारे पास है लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। संचित कोष यह संसाधन भंडारण का हिस्सा है, भंडारण की ही एक कैटेगरी है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका अभी आरंभ नहीं हुआ है। यानी कि संचित कोष वो हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं होने लगा है। उपयोग भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका सीमित उपयोग हो रहा है। हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती है, प्रायद्वीपीय भारत से भी निकलती है, तो वहाँ पर हम उन नदियों पर बांध बना करके जल विद्युत पैदा कर सकते हैं परंतु हम उसका थोड़े से पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या है, संचित कोष है। इस प्रकार बांधों से जल, वन और संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। लेकिन ये जो जलीय संसाधन हैं, वन हैं, ये संचित कोष है हमारे, हम कभी ना कभी इनका उपयोग अवश्य करेंगे। तो ये सारे संसाधन जो हैं वो संसाधनों के प्रकार हैं और ये संसाधनों की परिभाषा है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।